नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में आज 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री आज दोपहर केरल के त्रिशूर में महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद से एसआईटी जांच का आदेश देने से किया इनकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अस्पतालों को आईसीयू में रखने से पूर्व मरीजों या उनके रिश्तेदारों की सम्मति लेनी होगी अनिवार्य। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से केप टाउन में जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप के कारावती में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 1150 करोड़ रुपए से अधिक इन परियोजनाओं में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, पेयजल आपूर्ति और बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है। कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर संपर्क दूर दराज के द्वीपों में रह रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और उन्हें तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। इससे इंटरनेट की गति 100 गुना बढ़ोतरी के साथ 1.7 गीगाबाइट प्रति सेकंड से बढ़कर 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगा। पेयजल आपूर्ति की दूसरी परियोजना से अगाती और मिनिकॉय द्वीपों से सभी घरों तक पानी का पहुंच आसान हो जाएगा। इससे लक्षद्वीप में पर्यटन सुविधा बेहतर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने पहली बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना का भी लोकार्पण किया। इससे डीजल आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र पर द्वीप की निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री ने कावारत्ती में भारतीय रिजर्व बटालियन के नया प्रशासनिक खंड और 80 व्यक्तियों की क्षमता वाले बैरक का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कल्पेनी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीकरणीय तथा एनरोट, चेटलेट, कदमत, आधिगत और मिनिकॉय द्वीपों में आंगनवाड़ी केंद्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री आज केरल के कोच्चि जाएंगे। वे आज दोपहर त्रिशूर में महिलाओं के व्यापक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में स्त्री शक्ति संगमम नाम दिया गया है। दिलचस्प है कि संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक सफलतापूर्वक पारित कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई ने इसका आयोजन किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब तक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस गठबंधन का शुभारंभ किया था। श्री पुरी ने कहा है कि इस समूह में शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है जो जैव ईंधन अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी तथा इसके लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उद्योग जगत में तालमेल बढ़ाएगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आर्थिक वृद्धि तेजी से होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी से यह मामला एसआईटी को दिए जाने की याचिका मंजूर करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि सेबी सही तरीके से इस मामले में जांच कर रही है। अडानी ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो विनियामक कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अलग जांच के लिए आदेश देने का आधार नहीं बना सकती। शीर्ष न्यायालय ने सभी से 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। सेबी ने अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े 24 मामलों में 22 की छानबीन कर ली है। शेष 2 मामलों की जांच के लिए सेबी को 3 महीने का समय दिया गया। न्यायालय ने सरकार और सेबी को हिंडनबर्ग द्वारा नियमों के अनुपालन की जांच करने और इसके मुताबिक कार्रवाई कराने का भी निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गोलाघाट में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सरकार ने मृतकों के परिजनों की को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए से अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में रखे जाने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके अथवा उनके परिजनों द्वारा मना किए जाने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में नहीं भेज सकेंगे। आईसीयू में प्रवेश और वहां से वापस भेजे जाने वाले संबंधी दिशा निर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी मरीज को अंगों के काम करना बंद करने और ऑर्गन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने या स्थिति बिगड़ने की आशंका पर ही आईसीयू में भेजा जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने तैयार किया है, जिनमें दुबई और कनाडा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा है कि इस वर्ष 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2,274 कैडेट एक महीने तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस शिविर में 907 महिला कैडेट भी शामिल होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा है कि इस भागीदारी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से 171 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 122 कैडेट शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शिविर में 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस शिविर पिछले महीने की 30 तारीख को करियप्पा पैरेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में शुरू हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में 602 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय 4,440 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 742 संक्रमितों का उपचार किया गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 5 रोगियों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद के निमंत्रण पर काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता के लिए हो रही है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और ये दोनों मंत्रियों को द्विपक्षीय साझेदारी के भी सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर नेपाल के नेतृत्व और प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नेपाल पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार है और ये यात्रा 2 निकट पड़ोसियों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में उत्तरी राज्यों में 25 स्टार्टअप अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। 6 महिला उद्यमी भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। प्रदर्शन का विषय है उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाएं। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में स्टार्टअप क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 के करीब 350 से बढ़कर अब तक 1 लाख से अधिक हो चुकी है। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कृषि, स्वास्थ्य और डाक सेवा विभागों के सहयोग से किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अधिकारी, अग्रणी बैंक अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू हुई। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम यह मैच जीतकर श्रृंखला बराबर करने की कोशिश करेगी। पहले मैच में भारत को एक पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम के लिए 23-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचने की दौड़ में यह मैच महत्वपूर्ण है।
जून 2025 में लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल मैच में जगह बनाने के लिए दोनों टीमें प्रबल दावेदार हैं और इस मैच के परिणाम से अंक तालिका में बड़ा अंतर आएगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।